Jai Hind students, I hope you all are enjoying your online classes. And again, I am with you with a very interesting and important chapter of class 11 chemistry, chemical bonding and molecular structure. Dear student, you all were studied in chapter 2 about the structure of atom. In this chapter, we will discuss about the linkages in between atoms and the formation of molecules or different types of compounds. So, as we all know that the name of the chapter is chemical bonding. So, first we will define the term chemical bond. What is a chemical bond? ये chemical bond होता क्या है? Okay. So, chemical bond it is a type of attractive force which hold together the constituent particles like atoms, ions or molecules in a chemical species. ओके सो ये जो केमिकल जो बॉन्ड होता है वो एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो होल्ड करके रखता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अभी क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है इसमें भी एटम हो, आयन हो या फिर कोई मॉलिक्यूल हो। इनको ये आपस में क्या करते हैं? बांध के रखते हैं। ये ऐसे क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जो किसी भी केमिकल स्पीसीज में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखते हैं। ओके सो देयर आर सम क्वेश्चंस and we will find the answer of these questions in this chapter. The first question is why atoms combine together. ये एटम जो होते हैं कंबाइन क्यों होते हैं भाई? क्या रीजन है कंबाइन होने का? ओके सो एज वी नो दैट मोर देन 114 एलिमेंट्स आर रिपोर्टेड and most of them formed compound except some noble gases. सबको पता है। ओके तो ये जो नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट हैं क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ नोबल गैसेस हैं जो इंडिपेंडेंटली एटॉमिक स्टेट में क्या होती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो शायद यही जो रीजन है नोबल गैसेस का इंडिपेंडेंटली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने का, यही रीजन जो है वो हमारे सवाल का जवाब भी है और यहीं से हमारा जवाब जो होता है निकल के आता है। अगर हमने इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा होता, अगर इनर्ट गैस के बारे में डिटेल में हम लोगों ने स्टडी नहीं की होती, तो शायद केमिकल बॉन्डिंग को समझना हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता और शायद हमें और ज़्यादा टाइम लग जाता। आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के बाद साइंटिस्ट जो है वो बॉन्डिंग के राज जानने के पीछे लगे थे। ठीक है और फर्स्ट टाइम जो है सफलता मिली वासेल एंड लुइस को इन 1916। ठीक है नोट करते रहेंगे आपको इन 1916 वासेल एंड लुइस ने फर्स्ट टाइम जो है पता लगाया इसके बारे में, केमिकल बॉन्ड के बारे में और केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे के रीजन के बारे में। व्हाई एटम्स कंबाइन टुगेदर, दिस इज our first question. The second question is why certain atom combine together whereas other do not. क्यों जो होते हैं कुछ एटम कंबाइन करते हैं, क्यों कुछ एटम कंबाइन नहीं होते हैं? The third question is what is the reason behind the fixed valency of the atoms or elements. क्यों एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी वैलेंसी जो होती है वो या फिर उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो एक डिफिनिट होती है ना? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम लोग करते हैं, वाटर जो है बैन शेप है, मेथेन जो है वो टेट्राहेड्रल शेप है, हाँ अमोनिया जो है वो पिरामिडल शेप है, BCl3 जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एंड वन मोर question is what are the forces which help in the holding of atoms or particles inside a chemical species. ठीक है ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये किस टाइप के होते हैं? तो इन सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो इस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द why atoms combine together.
तो मैंने डिफाइन किया केमिकल बॉन्ड को। तो एटम्स आर जनरली, अगर वो कंबाइंड फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक्टिव है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है। एंड दे वांट्स टू स्टेबल, ये वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। और कुछ एलिमेंट्स जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जिन्हें हम लोग नोबल गैसेस, गैसेस, इनर्ट एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं, इनके एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हमने इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल में देखा तो कुछ सिमिलरिटी पाई। ठीक है, तो एक तो हमारा एक्सेप्शन हो गया, क्या हमारा, जैसे लाइक हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, और इसका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफ बायो प्रिंसिपल। क्या होता है ये, 1s2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। ओके, सेकंड हमारी नोबल गैस है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2 एंड 2p6। थर्ड जो हमारा क्या है नोबल गैस, क्या है आपका, 18, आर्गन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। फोर्थ जो है आपका क्या है, क्रिप्टॉन, 46, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। ये मैंने एक शब्द लिख दिया है समझने के लिए। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 8, ये 2 8 8, ये 2 8 18 एंड 8। जेनॉन का लिख सकते हैं 54, उसका क्या होगा लास्ट में 5s2, 5p6 इन केस ऑफ जेनॉन 54। रेडॉन का लिख सकते हैं 6s2, 6p6। तो इसमें क्या सिमिलरिटी मिल रही है हमें कि सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। एंड दिस 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है ये मोर स्टेबल होता है फ्रॉम एनी अदर टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी किसी भी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से जो 8 इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इन आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या होता है, वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, सो द एलिमेंट्स wants to attain the nearest noble gas electronic configuration to make them stable or to be like the nearest noble gas, है ना। यानी जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो उनके एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करें। कैसे करें, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा कर लें, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा कर लें, या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा कर लें। ठीक है, तो दीज आर द रीजन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहां से स्टार्ट करेंगे कहानी, यानी जो हीलियम होता है और हीलियम के जो नजदीक वाले, यानी हीलियम के केस में फर्स्ट सेल ही लास्ट सेल है। ओके, तो फर्स्ट सेल इज द लास्ट सेल एंड लास्ट सेल इज द वैलेंस सेल, यानी सब एक ही सेल ही है। ठीक है, और फर्स्ट सेल में अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों ने पढ़ा है और बायो प्रिंसिपल मटेरियल में पढ़ा है। ठीक है, और आपने क्वांटम नंबर्स भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फर्स्ट सेल में कितने होते हैं, 2। यानी पहले सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसका पहला सेल कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, और वो क्या है, स्टेबल है। सो हीलियम जो है एक ऐसा इनर्ट गैस है जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है, डबलेट होता है इस केस में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है हीलियम, और द एटम्स व्हिच लाइज नियर द हीलियम लाइक हाइड्रोजन, लाइक लिथियम, लाइक बेरिलियम, they also want to gain or achieve the electronic configuration like to helium। हीलियम के जैसा, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन के शेयर कर लिया। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्राइड आयन बना लिया, या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, तो वो केस होती है जहां पे हाइड्रोजन जो होता है स्टेबिलिटी को गेन करता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे।
लिथियम जो है लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मोनो पॉजिटिव आयन बना दिया। बेरिलियम जो है वो बाई पॉजिटिव आयन बनाया आफ्टर लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। तो वो अटेन कर रहे हैं क्या, अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, यानी टू इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को। बट इन केस ऑफ इन केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है 9। तो 9 के आगे क्या है 10। तो फ्लोरीन वांट टू गेन अ इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। ओके, लाइक सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो सोडियम वांट टू लूज अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो वो जस्ट सिमिलर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, नियॉन का। तो वो भी क्या हो जाएगा स्टेबल। यानी कहने का मतलब है टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, द एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या, और आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट के बॉन्ड के बारे में, या फिर इसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसे डिफाइन करेंगे। It is a type of chemical bond which formed after the complete transfer of electron from one atom to other atom and the formation of cation and anion takes place, and attractive forces arise in between the cation and anion, okay, which hold both the ions together, is called ionic or electrovalent bond. Okay, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ फिर से। यानी ये एक ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है, इसमें एक एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज करता है, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन टू एटम्स। लाइक हम लोगों ने मेरा खुद का जो फर्स्ट जो हम लोगों की लाइफ की जो केमिकल रिएक्शन रही है वो यही रही है Na+Cl। क्या बनता है NaCl। और आप सब भी शायद वहीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 6 और 7 से, Na+Cl NaCl, है ना। तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो बैलेंस करना वो सीखते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि Na जो होता है मेटल है तो Na लिखते हैं, फिर प्लस Cl के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है तो Cl2 लिखते हैं, फिर बनाते हैं 2NaCl, फिर बैलेंस करते हैं Na के आगे 2 लगा के, है ना। तो लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो Na, दिस इज Na, ये है सोडियम आपका, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 and 3s1। दिस इज द outermost shell and this is the valence shell of sodium। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 2 8 1, है ना। जब ये सोडियम जो होता है, यानी ये जो सोडियम होता है, अगर ये कुछ ऐसा बना दे Na++E-, ठीक है, यानी ये सोडियम आयन बना दे, लूज इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, किसके जैसा हो जाएगा नियॉन के जैसा हो जाएगा। ओके, सेम ये क्लोरीन है, जिससे क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 8 7। एंड अगर ये क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बनाएगा क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2 8 8, है ना। ये किसके लाइक हो जाएगा, लाइक आर्गन, आर्गन के जैसा हो गया, यानी ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। ठीक, तो व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, sodium lose its valence electron and this valence electron is accepted by the chlorine atom, and a complete transfer of electron from sodium to chlorine, and the formation of sodium ion and chloride ion takes place, and the formation of cation in sodium cation and chloride anion, है ना। These opposite ions attract each other and these attractive force is a chemical bond and it is commonly called the ionic bond because it
arise in between the ion. It form in between the ion. Okay, it is also called electrovalent bond. तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आयनिक बॉन्ड जो है वो आया होगा। कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे कि इन सब चीजों से पहले एक चीज मैं और आप लोगों को डिस्कस करूंगा, इसके बारे में, तो लुईस सिंबल के बारे में या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने बताया कॉसल लुईस ने 1916 में फाइंड आउट किया इसके बारे में, वाई एटम्स कंबाइंड टुगेदर, उन्होंने बताया। ठीक है, क्या बताया ये भी मैंने आप लोगों को बताया। तो वहां पे लुईस ने क्या किया कि थोड़ा सा एटॉमिक बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को, है ना, समझाने के लिए और इजी बनाने के लिए उन्होंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर का क्या किया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में होता क्या है जनरली, यानी उसमें हम लोग किसी भी, कोई भी एटम है किसी एलिमेंट का, तो उसका जो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो द इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, उसे हम लोग सिंबल के द्वारा यानी क्रॉस के द्वारा या फिर जो होता है पॉइंट के द्वारा या डॉट के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम। वैसे हम लोग कर सकते हैं हाइड्रोजन का ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, अगर आपको क्लोरीन का रिप्रेजेंट करना है तो क्लोरीन का आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है बोरॉन को, तो बोरॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3। अगर नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5। ये नाइट्रोजन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, केवल मैं अभी एटम्स की बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन का बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन का बना दिया आपने। सल्फर का बनाना है सेम 1 2 3 4 5 6। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो भी पहले एटम्स का बनाएंगे, तो क्या करना है, एटम का सिंबल रखना है। जो भी एलिमेंट है, जिस भी एलिमेंट का एटम है उसका हम लोग क्या रखना है, सिंबल लिखेंगे। और सिंबल के बाद जो भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा या फिर क्रॉस के द्वारा हम लोग क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। और इससे हम लोग समझ सकते हैं इजीली, कैसे क्या समझ सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कैसे समझेंगे, जैसे कि हमें क्या करना है, NaCl बनाना है। ठीक है, NaCl, ये आपका Na है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, ये आपका Cl है, और Cl के पास कितने हैं आप सबको पता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आ जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो क्या बनेगा, ये आपका Na है, ये प्लस हो गया। ठीक, और दूसरा क्या है आपका, ये Cl। अब Cl के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, ये तो क्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, क्या बना दिए इन्होंने, NaCl। ठीक है, या जनरली हम लोग सिंपल इसके ऐसे लिख सकते हैं क्या, NaCl का फॉर्मेशन। ठीक, यानी द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम द सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यानी आयनिक बॉन्ड में आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंप्लीटली ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम तक। अगर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा तो वो आयनिक बॉन्ड हम लोग उसे नहीं कहेंगे। अब कुछ हम लोग खास चीजें जानेंगे इसके बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में। जैसे सपोज करिए ये मैग्नीशियम है। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो ये मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से इधर आ गया, यहाँ से इधर आ गया। ठीक, तो Mg पे क्या आ जाएगा, तो Mg पे +2 चार्ज आ गया है ना, Mg पे क्या आ गया, ये आ गया 2+ चार्ज, और यहाँ पे है ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, -2, समझ रहे हो, 2 चार्ज। ठीक है, ऑक्साइड आयन, इसको डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा भी आप दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन को क्या करेंगे हम लोग, तो ऑक्सीजन को हम लोग सर्कल करेंगे, किससे, तो इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 जो है ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, मैग्नीशियम के। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नीशियम जो है डोनेट कर रहा है, यानी लूज कर रहा है। ठीक, और आफ्टर द लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में क्या है, 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, आफ्टर लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया 2 लाइक, जस्ट लाइक नियॉन के जैसा हो गया। सेम ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 2 4, आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन ये भी क्या हो गया 2
तो बोथ अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन, यानी दोनों क्या हो गए, दोनों आपके क्या हो गए, स्टेबल हो गए। ठीक, तो ऐसे कई सारे आप लोग चाहे तो एग्जांपल जो है आप लोग करिए। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीसीज। जनरली जो एनायनिक स्पीसीज जो होगी वो या तो आपके नॉन मेटल होंगे या फिर ग्रुप ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, एनायन में क्या होगा, या तो नॉन मेटल होंगे, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, बट इन केस ऑफ कैटायन, जब भी बात करेंगे कैटायन के, तो कैटायन में एक एक्सेप्शन छोड़ दें जनरली, तो आपके जितने भी कैटायन बनेंगे वो मेटल्स के लूज इलेक्ट्रॉन करने से बनेंगे। ठीक है, ऑल कैटायंस फॉर्म आफ्टर द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मेटल बाय द एटम ऑफ मेटल। लाइक आप लिख सकते हैं कि सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, क्या बना Na प्लस और प्लस E माइनस, इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। ठीक है, पोटेशियम है, पोटेशियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बना रहा है K प्लस प्लस E माइनस, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। कैल्शियम है, कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट में यानी वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या बनाया Ca2 प्लस प्लस 2E माइनस। ठीक है, तो कैटायन आर जनरली फॉर्म्ड आफ्टर द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एटम ऑफ मेटल्स। हाँ, एक आपको आप एक्सेप्शन नजर आएगा, वो क्या आएगा आपका NH4 यानी अमोनियम आयन, ये भी कैटायन है। ठीक है, NH4 प्लस, और ये एक ऐसा कैटायन है जो दो नॉन मेटल से मिलकर बना है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो ये बहुत सारे, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड, अमोनियम के जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, तो उन सब में जो कैटायनिक पार्ट होता है वो भी नॉन मेटल से मिलकर बना होता है, और एनायनिक पार्ट भी किससे मिलकर बना हुआ है, नॉन मेटल। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट जो हमारा अगली जो चीज है, जो आपको थोड़ा सा, हम क्लास 11 में आ गए हैं, थोड़ा सा और इसको डिटेल करेंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयनिक बॉन्ड। कौन कौन से फैक्टर, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर जो नेसेसरी होते हैं किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के लिए। तो अगर पहला फैक्टर हम लोग देखें तो होता है लो, याद रखेंगे, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स कह सकते हैं, या फिर लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दोज स्पीसीज व्हिच अंडरगो द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, NH4 प्लस को छोड़ देना, ठीक है, वो एक्सेप्शन। तो यहां देखिए, अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स गैसियस आइसोलेटेड स्टेट, है ना। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है मेटल्स की, मेटल्स जो होते हैं उनकी साइज ज्यादा होती है, साइज बड़ी होती है, एंड दे कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन। सो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। ओके, तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यानी जो आपके आयनिक बॉन्ड में एक स्पीसीज जो कैटायन का फॉर्मेशन करेगी उसी समय करेगी जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो होगी। ओके, सेकंड जो थिंग है वो आपका है हाई, याद रखेंगे ये हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच रिलीज, ध्यान देंगे बच्चों, जनरली रिलीज होती है। ठीक है, मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, आयोनाइजेशन की जो कंडीशन होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये जो प्रोसेस होती है एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ये मैंने आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ाया, फिर से समझा रहा हूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि किसी भी, कोई भी एलिमेंट का एटम है, ये क्या, मानो ये एक एटम है, इसे इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है ना,
तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या प्रोवाइड करानी पड़ेगी इसको एनर्जी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन खींचना है इससे ना, अपने आप इलेक्ट्रॉन भाग के जाना है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है कि आयोनाइजेशन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं एनर्जी में, तो मैंने लिखा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी वे एलिमेंट जिसकी निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये भी मैंने बताया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव में क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, बिकॉज आफ्टर द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे बिकम स्टेबल। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब गेन करते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो फाइनल एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी निगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो द हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू होनी चाहिए। तो दूसरी जो चीज है जो पार्टिसिपेट कर रही है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके लिए शायद नहीं है, वो होगा क्या, हाई लैटिस एंथैल्पी। अब ये क्या आ गया, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो थोड़ा समझिए इसको। जनरली जो आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लैटिस एंथैल्पी। ठीक, अब समझना है कि लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब, सपोज करिए कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिलीज, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिलीज during the formation of 1 mole crystal of ionic solid from its constituent gaseous atoms, ions, gaseous constituent gaseous ions। ठीक है, जो या फिर gaseous constituent ions कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि 1 मोल क्रिस्टल, लैटिस क्रिस्टल बनाने में, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है किससे, तो वो कैटायन और एनायन जो किस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करें, यानी वो हाई स्टेट में है, हायर एनर्जी स्टेट में है, वो एनर्जी को लूज करेंगे तो कहाँ पे आएंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे। और किस फॉर्म में आएंगे, तो वो फॉर्म में आएंगे आयनिक क्रिस्टल्स के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, और वो क्या बनाएगा, सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमको वी ऑल नो दैट जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत क्लोजली अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक, और सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लैटिस क्रिस्टल्स। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये भी एक चीज याद रखिए, इसमें एक जो होता है चार्ज आयन, वो डिफरेंट यानी 6 अदर यानी 6 अपोजिट चार्ज आयन से डायरेक्टली क्या होता है, सराउंडेड होता है। कैसे, यहाँ देखिए, सपोज करिए Na है, ठीक है, ये Na प्लस किससे घिरा है, इधर भी क्लोराइड, क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, क्लोराइड के, क्लोराइड से इधर भी क्लोराइड, इधर भी, इधर भी, इतना समझ में आ गया, 4 ये हो गए। और एक एबव द प्लेन, इधर ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ भी Cl माइनस, और एक बिलो द प्लेन, यहाँ भी क्या है, Cl माइनस। तो ये Na प्लस जो है वो सराउंडेड है किससे, 6 Cl माइनस, है ना। ईच Cl माइनस, हर जो Cl माइनस है वो भी क्या है, वो भी सराउंड होगा किससे, इस Cl से इधर क्या आएगा, इधर Na आएगा, फिर इधर Na आएगा, फिर इसके पीछे Na, लेफ्ट में Na, राइट में Na, नीचे भी क्या ऑलरेडी Na है। तो सब क्या है, 6 अपने से अपोजिट आयन से सराउंडेड हैं, जिनके कारण इनके बीच जो होता है स्ट्रॉन्ग जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी क्रिस्टल को, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल को अगेन हम लोग क्या करते हैं,
रिलीज नहीं कहेंगे यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, जो भी आयनिक सॉलिड है उसको वापस उसके गैसियस आयनिक कंपोनेंट्स में तोड़ना है, ठीक है, या फिर गैसियस आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस एंथैल्पी। क्या कहेंगे उसको हम लोग, लैटिस एंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, यानी देखो फिर से मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि ये जो आयनिक जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं आयनिक सॉलिड, और इसमें क्या होता है कि यानी एक जो होता है चार्ज जो आपका आयन होता है वो 6 अपने से अपोजिट आयन से डायरेक्टली सराउंडेड होता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है कि 1 आयन इज सराउंडेड बाई 6, यानी 6 नेबरिंग अपोजिट आयंस, इतना याद करिए, ठीक है। अब लैटिस एंथैल्पी हाई होगी तो लैटिस एंथैल्पी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जिसकी लैटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा रहेगी उतने ही चांसेस ज्यादा होंगे किसके, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के। तो केवल ऑक्टेट पे डिपेंड नहीं करेंगे, लैटिस एंथैल्पी पे भी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड जो होता है वो डिपेंड करता है। और लैटिस एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है शेप ऑफ कैटायन पे, है ना, शेप ऑफ आयंस पे। यानी जो लैटिस एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी NaCl की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 768 के आसपास होती है NaCl की, और 650 के समथिंग होती है किसकी, KCl की। तो यानी पोटेशियम का साइज ज्यादा है, साइज बड़ी है, तो पोटेशियम और सोडियम के बीच का सेपरेशन भी ज्यादा होगा, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देकर ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, NaCl है, तो NaCl को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए तोड़ना है, तो Na के साइज क्या स्मॉल है, तो उनके बीच क्या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी उसकी जो क्या वैल्यू होगी, जो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज होता है चार्ज ऑन आयंस। सपोज करो मान लो Mg है, तो MgCl2 यानी Mg के पास बाई पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, समझ रहे हैं। तो इसके कारण उस कंडीशन में उसकी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये चीजें आप लोग ध्यान देंगे, ठीक। इससे क्वेश्चन जो हो सकता है पूछ सकता है। तो लगभग हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की, फिर से मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ, ठीक है। केमिकल बॉन्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। केमिकल बॉन्ड इट इज अट्रैक्टिव फोर्स विच जो क्या करता है, होल्ड टुगेदर, जो होल्ड करके रखता है कॉन्स्टिट्यूएंट particles like atoms, ions or molecule in a chemical species. Why do atoms combine together? To attain the nearest noble gas configuration. Cause of chemical combination क्या है, यही है अचीव करना, क्या अचीव करना, इसको अचीव करना है ऑक्टेट को। ऑक्टेट रूल क्या है, तो क्या बताएंगे ऑक्टेट रूल को, तो बताएंगे each and every atoms wants to attain the 8 electron configuration in its outermost shell to acquire the electronic configuration of its nearest noble gas. This is called the octet rule. इसे अष्टक का सिद्धांत या ऑक्टेट रूल कहते हैं। लुईस सिंबल एंड सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया। लुईस सिंबल जो होते हैं वो बताते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, और इसके साथ साथ आप ग्रुप भी बता सकते हैं, जैसे कार्बन के नंबर ऑफ लुईस जो डॉट स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस कितने हैं, 4। तो यहाँ से आप ग्रुप नंबर कार्बन के क्या हो सकते हैं, कैलकुलेट सकते हैं, कर सकते हैं। ग्रुप क्या है इसका कार्बन का, बताइए आप लोग। ग्रुप कार्बन में कितना होता है, 14, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5। ग्रुप कितना होता है, 15। ऑक्सीजन का 6। ग्रुप कितना होता है, 16। फ्लोरीन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ग्रुप क्या होता है, 17। नियॉन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में नियॉन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। ग्रुप नंबर कितना हो गया, 18। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है लुईस सिंबल का, कि इससे हम लोग वैलेंसी भी देख सकते हैं और उससे हम लोग ग्रुप नंबर भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सोडियम में कितना है, 1। ग्रुप नंबर कितना होगा, 1। मैग्नीशियम में कितना है, 2। ग्रुप नंबर कितना होगा, 2, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे एल्यूमिनियम में 3, ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 13, है ना। सिलिकॉन है, सिलिकॉन में कितना है, 4। ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 14। फास्फोरस में कितना है, 5। ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 15। तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द ग्रुप नंबर भी जो है हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन के 3 कंडीशंस हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी हो, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो एंड हाई लैटिस एंथैल्पी हो। फैक्टर जो है रिस्पांसिबल होते हैं किसके लिए, आयनिक बॉन्ड के लिए। ये तीनों फैक्टर हैं आपके, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस ये भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ाया आप लोगों ने। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मोर देन 1.7 होना चाहिए। तो वहां पे क्या चांसेस होते हैं बनने के, वो चांसेस होते हैं आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये एक टॉपिक छोड़ दिए। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, ठीक है। और पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट दे आर गुड कंडक्टर इन मॉल्टेन और लिक्विड स्टेट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। दे आर जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये आपको याद रखना है। दे आर